हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आप सभी का मेरा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज से बात करेंगे आयोग से। आयोग से बात करें तो आयोग के मैं दो पार्ट बनाऊंगा। दोस्तों, आयोग को दो भागों में बांटा गया, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। तो पहला पार्ट मैं बनाऊंगा स्वतंत्रता से पूर्व का, जिसमें मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, गोखले का बिल, सैडलर आयोग, हरटांग समिति, वर्धा योजना, ये सारी वीडियो मैं इस वाले पार्ट में बनाऊंगा। दूसरे पार्ट में स्वतंत्रता के बाद में बनाऊंगा 1948 के। आज की वीडियो में 1835 से लेकर 1947 तक की हम बात करेंगे। आज की वीडियो में कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आयोग होते हैं तो पहला क्वेश्चन उसका ये आता है कि आयोग को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, आयोग को भागों में बांटा गया 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहला आता है स्वतंत्रता से पूर्व, दूसरा आता है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है दोस्तों, अगर हम भारत देश की बात करें, हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब 1947 से पहले के जितने भी आयोग होंगे वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी स्वतंत्रता से पूर्व के। और स्वतंत्रता से 1947 के बाद के जितने भी आयोग होंगे वो यहाँ पर आएंगे। यानी अगर उसने पूछा कि आयोग को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। अब उसने पूछा कि स्वतंत्रता से पूर्व का सबसे पहला आयोग कौन सा था, तो दोस्तों आपको लगाना मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र ये कब आया था दोस्तों? 1835। इसके जनक कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा स्वतंत्रता के बाद का सबसे पहला आयोग कौन सा था दोस्तों? तो विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, इसका दूसरा नाम दोस्तों राधा कृष्णन आयोग। ये कब आया था? 1948 और 49। इसके जनक की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहां से क्वेश्चन आपको एक मिलता है। अब उसने पूछा कि आयोग को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। 1947 से पहले के जितने भी आयोग आएंगे वो स्वतंत्रता से पूर्व में आएंगे, और 1947 के भी जितने भी आयोग आएंगे वो स्वतंत्रता के बाद के आएंगे। अब उसने पूछा स्वतंत्रता से पूर्व का सबसे पहला आयोग कौन सा दोस्तों? तो लगाना मैकाले का विवरण पत्र। कब आया था? 1835 में। जनक कौन है इसके? लॉर्ड मैकाले। अगर उसने पूछा स्वतंत्रता के बाद का सबसे पहला आयोग कौन सा है, तो विश्वविद्यालय आयोग। इसका दूसरा नाम है राधा कृष्णन आयोग। ये कब आया था? 1948 और 49 में। इसके जनक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि स्वतंत्रता से पूर्व का सबसे पहला आयोग कौन सा है, स्वतंत्रता के बाद का सबसे पहला आयोग है। आज की वीडियो में हम स्वतंत्रता से पूर्व यानी 1947 से पहले जितने भी आयोग आए हैं हम उनका विवेचन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनका पढ़ाई करेंगे। और दूसरी वीडियो जब भी मैं इसकी बनाऊंगा तो वो स्वतंत्रता के बाद का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आप यहां पर हेडिंग डालिए स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहला आता है हमारा दोस्तों मैकाले का विवरण पत्र। ये आया था 2 फरवरी
1835 को। इसके जनक की बात करें दोस्तों हम, तो इसके जनक हैं लॉर्ड मैकाले। ठीक है दोस्तों, अब इस मैकाले के बेरोड पत्र ने क्या क्या किया था देखो। पहला, अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन दिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा, भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण किया। ठीक है, तीसरा, निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब निस्यंदन का अर्थ होता है शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, निस्यंदन में शिक्षा, निस्यंदन के सिद्धांत में शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाती थी। यानी मैकाले के विवरण पत्र में यह बोला गया था कि अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन दिया गया, यानी हिंदी की जगह किसको लाया गया, अंग्रेजी शिक्षा को। भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण हुआ, यानी हमारे भारत की जो शिक्षा थी वो हिंदी में थी, लेकिन उसकी जगह पश्चिमीकरण यानी अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया। इन्होंने निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत दिया। ये दोस्तों यूपी टेट में कई बार पूछा गया और सुपर टेट में एक बार पूछा गया है कि निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने। कब आया, 1835 में। अगर वो पूछता है कि निस्यंदन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न की वर्ग की ओर छन छन कर जाना। निस्यंदन में शिक्षा किसको दी जाती थी, उच्च वर्ग को दी जाती। अब दोस्तों नोट डाल के, एक अच्छे यूरोपीय अलमारी का ज्ञान भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यानी ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट मैकाले ने। किसने कहा है, मैकाले ने। मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय अलमारी का ज्ञान, यानी यूरोप में एक अलमारी में जितनी भी पुस्तकें रखी है उन पुस्तकों में जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यानी भारत और अरब में जितने भी लोग रहते हैं उनमें जितना भी ज्ञान है उन सब का ज्ञान एक अलमारी की किताबों के बराबर है। ये किसने कहा, मैकाले ने। निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया, मैकाले ने। छनाई का सिद्धांत किसने दिया, मैकाले ने। भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण किसने किया, मैकाले ने। अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने किया था। ये आप यहां से नोट करें, यहां से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व के आयोग चले, उसमें पहला मैंने मैकाले का विवरण पत्र आपको लिखा दिया है। आगे चलते हैं। दूसरा आता है ऑकलैंड का विवरण पत्र। यह आया था दोस्तों 1888
1839 में, यानी 1835 के बाद दूसरा कौन सा आया, आकलैंड का विवरण पत्र, कब आया, 1839 में। ठीक है दोस्तों, आप नोट करिए। अब चलते हैं हम तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे दोनों बार सुपर टेट में क्वेश्चन आया है। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। इसके जनक हैं दोस्तों चार्ल्स वुड। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस पत्र को शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं। किसको, वुड के घोषणा पत्र को। दूसरा, इसको शिक्षा का महाशिलालेख पत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 68,500 और 69,000 में पूछे गए। नेक्स्ट आता है, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, वुड के घोषणा पत्र को। नेक्स्ट, इसको वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। यानी वुड डिस्पैच कौन सा होता है, वुड का घोषणा पत्र। नेक्स्ट, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, किसकी की, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। नेक्स्ट, प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का सुझाव। इन्होंने ये कहा तक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी स्थापित किए जाए। नेक्स्ट, सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग, अनुदान प्रणाली की स्थापना। ठीक है, लास्ट आता है वर्तमान परीक्षा पद्धति का स्थापना। वर्तमान परीक्षा पद्धति का सुझाव। अगर ये पूछे कि वर्तमान परीक्षा पद्धति का सुझाव किसने दिया, तो वुड के घोषणा पत्र ने। लेकिन वर्तमान परीक्षा पद्धति कब आई थी, तो आपको लगाना 1857। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। ये है वुड का घोषणा पत्र। अगर उसने पूछा कि शिक्षा का महाधिकार पत्र किसको कहा जाता है, वुड के घोषणा पत्र को। शिक्षा का महाशिलालेख किसको कहा जाता है, वुड के घोषणा पत्र को। अगर वो इनको ऐसे भी दे सकता है कि ये किस ईयर में आए, तो आपको लगाना 1854 में आए। यानी वुड का घोषणा पत्र 1854 में। वुड डिस्पैच या शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, 1854 में वुड के घोषणा पत्र को। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना किसने की, वुड के घोषणा पत्र ने। प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना किसने की, वुड के घोषणा पत्र ने। सहायता अनुदान प्रणाली की स्थापना किसने की, वुड के घोषणा पत्र ने। वर्तमान परीक्षा पद्धति का सुझाव किसने दिया, वुड के घोषणा पत्र ने। वर्तमान परीक्षा पद्धति की स्थापना कब हुई, 1857 में। यहाँ से दोस्तों हर सुपर टेट में कंपलसरी क्वेश्चन है, 2 सुपर टेट हुए, दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहले में पूछा गया शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं, दूसरा पूछा गया शिक्षा का महाशिलालेख पत्र किसे कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं।
अब आता है दोस्तों हंटर आयोग। नेक्स्ट, ये आया था 1882। ठीक है दोस्तों, इसके जनक हैं सर विलियम हंटर। इसका दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग। अगर उसने पूछा कि भारतीय शिक्षा आयोग कब आया तो 1882। इसके जनक कौन लगाने? सर विलियम हंटर। इसकी स्थापना देखो, इस आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, इस आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशों को देखना। यानी वुड के घोषणा पत्र में जितनी सिफारिशें की गई हैं, क्या वो वास्तव में लागू की गई हैं या नहीं, ये सब किसका कार्य था? हंटर आयोग का था। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार बल किसने दिया? हंटर आयोग ने दिया। अगर ये पूछा जाए कि प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार बल किसने दिया तो हंटर आयोग ने दिया। आप इसको नोट कर लें। अगर ये पूछे वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशों पर बल किसने दिया? हंटर आयोग ने। हंटर आयोग का दूसरा नाम क्या? भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग कब आया? 1882 में। हंटर आयोग के जनक कौन है? सर विलियम हंटर। आपको यहां से क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट आता है शिमला शिक्षा सम्मेलन। ये कब आया? 1901। इसका दूसरा नाम है दोस्तों गुप्त सम्मेलन। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? गुप्त सम्मेलन। नेक्स्ट आता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ये कब आया दोस्तों? 1902 में। इसके जनक कौन है? रैली महोदय। थॉमस रैली लिख लेना पूरा। इसके जनक हैं थॉमस रैली। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। नेक्स्ट आता है कर्जन नीति। ये आई तो 1904 1905। इसके जनक कौन है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। आप इनको नोट कर लीजिए। अगर उसने पूछा शिमला शिक्षा सम्मेलन कब आया?
1901 में। शिमला शिक्षा सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? गुप्त सम्मेलन। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब आया? 1902 में। इसके जनक कौन है? थॉमस रेले। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में। कर्जन नीति कब आई? 1904 और 5 में। इसके जनक कौन है? लॉर्ड कर्जन। हम 1835 से पढ़ रहे हैं, अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया? 1904 और 5। अब चलते हैं 1911। आप इनको नोट करें। अब आता है नेक्स्ट, गोखले का बिल। ये होता 1911। ठीक है दोस्तों। अब इसके जनक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये संबंधित किससे दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। अब देखो, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया। यानी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का सुझाव किसने दिया? गोखले के बिल ने। अब ने एक नोट डाल के लिखते हैं, समझना दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा को सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रथम प्रयास किसने किया? बड़ौदा नरेश ने। अगर ये पूछे कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया, तो गोखले का बिल है। अगर प्रयास की बात करें तो बड़ौदा नरेश है। आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों। गोखले का बिल किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया था इन्होंने। फिर 6 से 14 वर्ष जोड़ा था गांधी जी ने 1937 में, और लागू कहां पर जाके हुई थी? राइट टू एजुकेशन 2009 में। जो अभी शिक्षा नीति 2020 में जो हुई है उसमें कर दिया 3 से 18 वर्ष। आप इसको नोट करें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों सैडलर आयोग। यह आया था 1917 और 19। ठीक है दोस्तों। इसके जनक की बात करें हम तो डॉक्टर माइकल सैडलर। अब इस आयोग का दूसरा नाम है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। अगर ये पूछे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब आया तो 1917 और 1919, क्योंकि सैडलर आयोग का दूसरा नाम है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। यह
विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद एक और आता नेक्स्ट, द्वैध शासन समिति। यह आया था 1921 में। इसको मतभेद समिति भी कहा जाता है। अगर उसने पूछा कि मतभेद समिति कब आई, 1921 में। द्वैध शासन समिति कब आई, 1921 में। सैडलर आयोग कब आया, 1917 और 19 में। इसके जनक कौन है, डॉक्टर माइकल सैडलर। सैडलर आयोग को किस और नाम से जाना जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग किस शिक्षा से संबंधित है, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। आप इसको नोट कर लें। अभी हम कहाँ तक पहुँचे, 1921 तक। हमें पढ़ना कहाँ तक है, 1947 तक आज की वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करें। आपको स्वतंत्रता से पूर्व के जो भी जितने भी मैं आयोग पढ़ा रहा हूँ, सुपर टेट में आपको 5 क्वेश्चन कंपलसरी मिलेंगे। जब इसकी दोनों वीडियो बन जाएंगी तो इससे 9 क्वेश्चन आते हैं सुपर टेट में, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हार्टांग समिति। ये आई तो 1927-19। इस समिति से सुपर टेट में कंपलसरी एक एक क्वेश्चन दोनों बार आया है। इसके जनक की बात करें दोस्तों हम, सर फिलिप हार्टांग। ठीक है, अब यह संबंधित किससे है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था 68,500 में कि हार्टांग समिति किस शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक से। अब इसने अपव्यय दिया और एक अवरोधन दिया। एक दिया अपव्यय। अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्ची। और अवरोधन का अर्थ होता है रुकावट। अगर वो ये कहे कि ये दोनों किससे संबंधित हैं, तो दोस्तों आपको लगाना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। ठीक है दोस्तों, 68,500 में यह पूछा गया था अपव्यय और अवरोधन किस शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। अब अपव्यय और अवरोधन किस समिति ने दिए, हार्टांग समिति ने। अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्ची, अवरोधन का अर्थ हो रुकावट। अब अपव्यय किसे कहते हैं, देखो एक छात्र जो शिक्षण सहायक सामग्री जो मिलती है, जैसे बुक्स मिली, किताब मिली, शूज मिले, सॉक्स मिले और ड्रेस मिली, उन सबको लेकर और शिक्षा को पूरे किए बिना बीच में ही छोड़कर बैठ जाता है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, अपव्यय कहते हैं। ये यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि अगर उसकी जगह हम किसी और स्टूडेंट को ये सारी शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराते तो शायद वो शिक्षा को पूरी करता, लेकिन वो तो लेके घर बैठ गया तो फालतू का खर्चा हुआ। अवरोधन का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक बालक किसी क्लास में बार बार फेल हो रहा है, तो वो क्या है, अवरोधन है। ये दोनों किस में आते हैं, प्राथमिक शिक्षा में। ये दोनों किसने दिए, हार्टांग समिति ने। हार्टांग समिति के जनक कौन है, सर फिलिप हार्टांग। हार्टांग समिति किस शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों यहां से कंपलसरी एक एक क्वेश्चन आ रहा है सुपर टेट में, यूपी टेट में भी यहां से आता है। आप इसको नोट करें, आगे चलते हैं फिर। अब आता है नेक्स्ट, जिला
शिक्षा सलाहकार समिति 1935। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्धा योजना। ये कब आया था? 1937। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्धा योजना। इसके जनक आपको पता होगा दोस्तों, महात्मा गांधी। अब इस वाली वर्धा योजना किस शिक्षा से संबंधित है? तो ये है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। अब वर्धा योजना को किस और नाम से जानते हैं? देखो, बुनियादी शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, तालीम शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा। इतने नामों से किस शिक्षा को जाना जाता है? वर्धा योजना को। यानी बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना, हस्तशिल्प शिक्षा वर्धा योजना, तालीम शिक्षा वर्धा योजना, व्यवसाय शिक्षा वर्धा योजना, क्रिया प्रधान शिक्षा वर्धा योजना। अब दोस्तों नोट डाल के देखो, लिखना है यहां पर, इस योजना ने छह से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया। गोखले के बिल ने 6 से 14 वर्ष नहीं जोड़ा था, लेकिन गांधी जी ने 6 से 14 वर्ष जोड़ दिया। अब उसने पूछा जिला शिक्षा सलाहकार समिति कब आई? 1935। ये अपना अलग है। फिर नेक्स्ट आती है वर्धा योजना। वर्धा योजना के जनक कौन है? महात्मा गांधी। वर्धा योजना किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। वर्धा योजना को इतने नामों से और जाना जाता है। अगर जब भी कभी प्राथमिक शिक्षा की बात हो, व्यवसाय शिक्षा की बात हो, हस्तशिल्प शिक्षा की बात हो, क्रिया प्रधान शिक्षा की बात हो, व्यवसाय शिक्षा की बात हो, तो वो किसने की है? गांधी जी ने, वर्धा योजना में। अब वर्धा योजना में गांधी जी ने कहा था कि इस योजना ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया, लेकिन लागू कहां पर जाकर हुई थी? 2009 में। आप इसको नोट करें। अब चलते हैं आगे। अब आती है नेक्स्ट, जाकिर हुसैन समिति। 1937-38। इसके जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। यह संबंधित किससे है? प्राथमिक शिक्षा से
संबंधित। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया। यानी प्राथमिक शिक्षा की रूपरेखा किसने तैयार की, जाकिर हुसैन समिति ने। जाकिर हुसैन समिति कब आई, 1937 और 38। जाकिर हुसैन समिति किस शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन समिति, वर्धा योजना और खैर समिति, ये तीनों प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं। अब प्राथमिक शिक्षा की रूपरेखा तैयार किसने की दोस्तों, जाकिर हुसैन समिति ने तैयार की। आप इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं। अब आती है खैर समिति। उन्नीस सौ 38 और 39 दोस्तों। इसके जनक कौन है दोस्तों, बीजी खैर। संबंधित किससे है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा की रूपरेखा में परिवर्तन करने के लिए खैर समिति का गठन किया गया। खैर समिति का गठन किया गया। अब रूपरेखा किसने तैयार की थी, जाकिर हुसैन समिति ने, लेकिन परिवर्तन किसने किया, खैर समिति ने। खैर समिति किस शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। इसके जनक कौन है, बीजी खैर। नेक्स्ट आती है दोस्तों सार्जेंट योजना। ये कब आई दोस्तों, 1944। इसके जनक कौन है, सर जॉन। सार्जेंट यह संबंधित किससे है, अध्यापक शिक्षा से। संबंधित अध्यापक शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा तैयार किसने की, सार्जेंट योजना ने। अब सार्जेंट योजना कब आई, 1944 में। जनक कौन है, सर जॉन सार्जेंट। संबंधित किससे, अध्यापक शिक्षा से। अध्यापक शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा किसने तैयार की, सार्जेंट योजना ने, स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता के बाद तो अपनी अलग अलग और आई हैं। खैर समिति कौन सी, ये है। ये थे दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व के आए हुए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।